हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज मेरे साथ हैं भोपाल से निमय भार्गव और साथ में है उनकी मदर शालिनी भार्गव जी और पिताजी श्री राजेश भार्गव जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम और पूरी ड्रीम टीम। निमय ने अपने ड्रॉप ईयर में रीनीट 2026 एग्जाम में 636 स्कोर किया है और आपकी रैंक है? मेरी रैंक है इस बार 2702। 2702। एक ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए इतनी अच्छी रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले निमय और मैम सर, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और खासकर शिवाली मैम आपको भी, आपने एक हीरा तराशा है। तो आज इस जर्नी में हम जानेंगे कि निमय का ये पूरे साल में क्या स्ट्रगल रहा, जो प्रॉब्लम आई उनको कैसे फेस किया, क्या स्ट्रेटजी रही और इनके मम्मी और पापा का क्या योगदान रहा, क्योंकि पेरेंट्स भी हमारी वीडियो देखते हैं ताकि उनको भी पता चले अगर उनका बच्चा ड्रॉप ईयर में है कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले निमय भाई ये बताओ, आपकी जो ये जर्नी रही है इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा योगदान तो मेरी माता और माता समान शिवाली मैम का रहा है। मतलब ये बायोलॉजी टीचर से ज़्यादा लिटरली मेरी माता समान ही है कि इन्होंने बायोलॉजी मेरी इतनी आसान कर दी, मतलब कि मैं क्या बताऊँ, मैं उसको शब्दों में शायद कभी आपको बता भी नहीं पाऊँगा। उन्होंने एनसीईआरटी मेरे को इतने अच्छे से बताई, मेरी सारी जो समस्याएं थी उनको इतने अच्छे से इतने प्रॉपरली हल करा। मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा। वेरी गुड। अच्छा निमय, जैसे आपका ये ड्रॉप ईयर था लास्ट ईयर यानी नीट 2025 में, आपके कितने मार्क्स थे और क्या रैंक थी? पिछले साल नीट 2025 में मेरे 439 मार्क्स थे एंड मेरी 1,40,000 रैंक थी। 1,40,000? यस। तो उस टाइम क्या आपने सोचा था कि यार 1.5 लाख रैंक है तो मैं 1.5 लाख से इतना इम्प्रूव कर सकता हूँ? मतलब उस टाइम डाउट आया था कि यार नेक्स्ट ईयर नीट 2026 में भी फेल हो गया तो क्या होगा? सबसे पहले तो जैसे ही मेरे नंबर आए थे मैंने उन नंबर को पहले देखा और मैंने सोचा क्या मैं इतना गंदा डिजर्व करता था कि मैं इतना मेरे इतने बुरे नंबर हैं, क्या गलतियाँ होंगी मुझसे। मैंने बोला ये तो मेरा असली नंबर है ही नहीं, मैं इससे लाख गुना बेटर डिजर्व करता हूँ, क्वाइट लिटरली। वेरी गुड, कॉन्फिडेंस था। ओके। अच्छा निमय, जैसे ड्रॉप ईयर में जब कोई भी बच्चा ड्रॉप लेने जाता है, जैसे इस साल भी बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेंगे जिनके 300, 400, 450, 500 नंबर आ रहे हैं, तो वो एक ये बोलते हैं यार मेरी बायो तो ऑलरेडी अच्छी है या मैं बायो खुद कर लूंगा, मैं बस फिजिक्स और केमिस्ट्री कोचिंग कर लेता हूं। तो आप कितना सही मानते हैं इसको और आपने क्या किया था? जी मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल ही गलत नज़रिया इस पूरे सिचुएशन को देखने का। आपको मतलब जब आप ड्रॉप ले रहे हो या मतलब आपका नीट में नहीं हो रहा तो आपको बिल्कुल ऐसे एक तो पूरा हम्बल रहे कि यही एक्सेप्ट करना है कि आपको नहीं आता है, बहुत कुछ नहीं आता है आपको, और इसी वजह से आपको चाहे सब्जेक्ट के मामले में हो आपको पूरा उसको जीरो से स्टार्ट करना है। हर एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, तीनों ही सब्जेक्ट्स को आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देके उन पे इक्वल मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत रिग्रेस मेहनत करनी पड़ेगी। वेरी गुड। अच्छा मतलब तीनों सब्जेक्ट का अच्छे से प्रॉपर पढ़े और तीनों सब्जेक्ट डेली फॉलो करें, आपने भी किया था? वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, जैसे बायो में आपके अभी थर्ड में वाला जो पेपर था उसमें टोटल मार्क्स कितने थे? मेरे थर्ड में जो अभी कैंसिल पेपर था उसमें टोटल जो थे मेरे 664 मार्क्स थे। बायो में मेरे 355 थे। वेरी गुड। केमिस्ट्री में 162 थे एंड फिजिक्स में मेरे 147 मार्क्स थे। बहुत अच्छा। तो उस टाइम आपको नहीं लगा कि यार मुझे बायो तो मेरे 355 ऑलरेडी है, मैं ज्यादा फोकस फिजिक्स और केमिस्ट्री पे करता हूँ? आपने क्या किया फिर? नहीं, मैंने इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं देखा। मैंने सोचा ये अगर मेरे को पेपर दोबारा देना है इट इज़ एज गुड एज अनदर ड्रॉप। तो मैंने बोला जितना बेसिक से मैं उसको फिर से कर सकता हूँ। अगर सबसे पहले तो मैंने अपनी मिस्टेक्स और शॉर्ट कमिंग्स को इस पेपर ने मेरे को बिल्कुल पूरा मुआयना दे दिया कि मेरी कहाँ एकदम पिन पॉइंट शॉर्ट कमिंग्स है। तो मैंने उनको तो सबसे पहले ही मार गिराया और फिर उसके बाद बाकी जो मेरे को एड्रेस करना था उनको बिल्कुल इक्वालिटी के साथ तीनों सब्जेक्ट्स को ट्रीट करके मैंने पूरा 21 जून तक की जो तैयारी थी मैंने बिल्कुल सबको एक समान ही ट्रीट करा, सारे सब्जेक्ट्स को एकदम प्रॉपरली, उनकी मिस्टेक्स वगैरह सबकी रिवाइज करी और सबको इक्वल वेटेज दिए। ठीक है। अच्छा क्या आपने जैसे पूरे साल भर तो आपने बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों अच्छे से फॉलो किया था, क्या रीनीट के टाइम पे आपने खुद से पढ़ाई किया फिर उसमें भी लेक्चर वगैरह देखे?
उसमें मैंने ये आपने लॉन्च किया था ना वो RBC 2.0 क्रैश कोर्स, हाँ। तो वो मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। उसमें आप क्वेश्चंस कराते थे, उसमें आप नए नए आपने भी सोचा था कि क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो गया था कि इतना इजी पेपर आए, नीट का पेपर टफ आने वाला है। उसके रियलाइजेशन के साथ साथ आपने अपने प्रायोरिटाइज जो पॉइंट्स को करने लगे कि लेवल बढ़ने वाला है, वो और डेप्थ में जाएंगे, उस हिसाब से आपने अपने लेक्चर्स प्लान किए। उस हिसाब से DN सर ने भी क्वेश्चंस का लेवल बढ़वाया, मैम ने अलग अलग कंसेप्ट और डेप्थ में क्विकर रिवीजन उस पर फोकस करा। वो बहुत हेल्पफुल पड़ा मेरे को। सारे लेक्चर किए थे आपने? यस, पूरा सारे क्वेश्चंस किए थे, सारे आपने जो येलो कलर से पॉइंट्स कराए थे उन सबको मैंने ध्यान से पढ़ा था। और कई में तो मेरी नीट जो 3rd वाला था वो एक्चुअल में जो गलती वाले पॉइंट्स थे वो भी आपने एड्रेस करे थे। मतलब आपको तो उस समय नहीं पता था, बट हाँ मेरे वो गलती वाले पॉइंट्स थे, तो आपने बड़ा ही मतलब उसको बड़े ही वाइजली उस वाली सिचुएशन को डील किया था। आपके बहुत अच्छे मतलब वो क्रैश कोर्स मेरे को बहुत फायदेमंद मिला था। ओके, अच्छा, अब शिवाली मैम से पूछेंगे सबसे पहले। मैम, आपका फेवरेट स्टूडेंट, आप बड़ी तारीफ करते थे, तो अब आपके बच्चे के अच्छा स्कोर आ रहा है 636, अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो आप क्या कहना चाहिए? सर बहुत ही दिल के करीब है निमय मेरे से, क्योंकि इंटेलिजेंट तो है ही, साथ में उतना ही हम्बल, उतना ही ओबीडियंट। और जैसे आप बताते हैं कि मैडम बच्चा ऐसा होना चाहिए जो 100% फॉलो करे, मतलब अटेंडेंस 100% रखे, कोशिश करे कि पूरा कंसिस्टेंटली फॉलो करे। तो ये चीज़ उसने की, कभी भी ये नहीं सोचा कि नहीं ये तो मुझे आता है तो मैं खुद ही मैनेज कर लूँगा। जैसे कई चीज़ों में उसने आके फ्रैंकली मुझे बताई चीज़ें कि मैडम मुझे ऐसा ऐसा फील होता है। फिर मैंने आपसे बात भी करवाई थी उसकी, आपको याद भी होगा। आपने पूरा उसको समय दिया, आपने उसकी हर बात सुनी, आपने उसकी हर चीज़ को सुना, और फिर जो आपने बोला उसको उसने फॉलो किया। तो ये चीज़ें ही तो बच्चे को आगे ले जाती हैं। तो ये हुआ, इसलिए आज उसको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। जी। अच्छा निमे, मैंने आपको ये बोला था कि ये एक्सरसाइज वगैरह करनी है, तो आपने की थी? क्योंकि उस टाइम यही बात हुई थी, बोला सर मेरे को टॉप में रैंक लानी है, अच्छे कॉलेज में जाना है। तो मैंने सबसे पहले तो ये बोला था कि आप कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करोगे, तो आपने ये रूटीन बनाया था? मतलब ये एक्सरसाइज और व्यायाम तो मेरे जीवन में मतलब एकदम वरदान जैसे आपने दिया था। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं नीट वाले दिन भी दोनों, जो 3 मई था और 21 जून, दोनों दिन मैं एक्सरसाइज करके गया था। पेपर वाले दिन भी वेरी गुड। और ईच एंड एवरी डे विदाउट एनी मिस मैंने एक्सरसाइज करी ही करी है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। मतलब भाई देखो, अगर आपको ड्रॉप ईयर में अच्छी रैंक लानी है ना, आपको कम से कम आधा घंटा 40 मिनट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सनराइज देखना, सनसेट देखना, ये भी किया था? अपनी पर्सनालिटी में डेवलप करनी पड़ेगी। आप खुद सोचो ना, आप अपने आप को एज एन आइडियलाइज करो कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, तो मैं कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करूंगा, कैसे रहूंगा, मेरा बोलचाल और कैसे रहेगी, मैं क्या हैबिट्स फॉलो करूंगा उस प्रैक्टिस के दौरान। तो वो सब आप अभी से इंकलकेट करना चालू करोगे तो आपको नीट में भी बहुत फायदेमंद रहेगा। अच्छा मैम, अब आप बताएंगे कि इसकी जो जर्नी रही है, आपने तो पूरी देखी है, तो आप मतलब बीच में थोड़ा सा मार्क्स कम आए होंगे या इमोशनली ब्रेक हुआ होगा बच्चा, क्योंकि ड्रॉप ईयर में थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है, तो उस टाइम पे आप लोगों ने कैसे हैंडल किया? जी, हमें भी लगता था कि बच्चा नहीं कर पाएगा, क्या नहीं, ये डाउट हमें भी आता था। पर जिस दिन से इसने BY's क्लासेस और शिवाली मैम के यहाँ जाना शुरू किया, उस दिन से ये बच्चा बड़ा प्रसन्न रहता था, मतलब मन से बड़ा खुश होके आता था। और उसको कभी भी मतलब ऐसा वैसी फीलिंग नहीं आती थी कि मैं ड्रॉपर हूँ। उसको हमेशा मोटिवेट किया गया, वहाँ पे उसको रेगुलर मेंटरिंग दी गई कि नहीं, ये अगर ये नहीं कर पाए तो ऐसा करो। तो उसकी जर्नी बड़ी स्मूथली पास हुई ड्रॉप ईयर में भी, विद द गाइडेंसेस ऑफ डॉक्टर शिवाली बलानी एंड केमिस्ट्री BY's। और फिजिक्स के लिए हम लोग एक लोकल अनिल सर थे, उनकी कोचिंग में जाता था। वहाँ पे भी उसको मतलब ही वॉज वेरी मोटिवेटेड एंड डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। तो कभी कम भी होता था तो ये टीचर्स कभी ये नहीं बोलते थे कि तूने अच्छा नहीं किया, तो अगला टेस्ट देख लेंगे, इसमें जो कमियां हैं वो कर ले, बस। इसी तरह वो कभी डिमोटिवेट हुआ ही नहीं, हमेशा प्रसन्न और खुश होके आया है कोचिंग से। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम।
इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड और मेंटर किया इसके ड्रॉप ईयर में, एंड इसीलिए शायद ये सक्सेस आई है। हाँ, क्या कहना चाहते हो? नहीं बोलना चाहते हैं कुछ? बस सही में आप लोग ने जो जिस तरीके से मेरे को, जब भी मैं स्ट्रेसफुल अगर आपको दिखता भी था कि, या मैम बोलते रहते थे कि तू बहुत हाइपर है, तू बहुत हाइपर है, तो मैंने उस चीज़ को भी ओवरकम करा विद टाइम। तो मैं एक पॉइंट के बाद तो ऐसा सोचने लगा था कि मेरे में और एक फ्रेशर में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। आई एम एज गुड एज अ फ्रेशर। कोई ड्रॉपर का टैग ही है बस मुझसे अटैच, नथिंग एल्स। बहुत बढ़िया सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसकी जर्नी के बारे में? जैसे इसने 12th क्लास में 440 स्कोर कर पाया, फिर एक पेरेंट्स के सामने बड़ा चैलेंज होता है यार, हम ड्रॉप कराएं या नहीं कराएं। मतलब मैं भी पेरेंट्स से बात करता हूँ तो डर लगता है कि 1.5 लाख से आपको 25,000 में आना है अगर जीएमसी में जाना है, तो उसमें बड़ा चैलेंजिंग लगता है यार। आपको कम से कम अपने को 6 टाइम इंप्रूव करना है। तो उस टाइम आपकी क्या थॉट प्रोसेस थी सर, और कैसे आपने उसको फेस किया? सर ऐसा है कि मेरा जो बेटा है वो 9th क्लास से जो है आकाश कोचिंग में ही जाता था। 9th 10th 11th 12th तो 4 साल आकाश की कोचिंग में गया। और उसमें जो इसने जो सबसे बड़ा जो हमारे सामने जो चैलेंजिंग पॉइंट ये था कि इसके बहुत फ्रिक्वेंटली इसके टीचर्स चेंज हो जाते थे। केमिस्ट्री के टीचर चेंज हो जाते थे, कभी 2 महीने में टीचर चेंज हो गए, कभी 3 महीने में टीचर चेंज हो गए। तो ये कंसिस्टेंसी इसकी बनी ही नहीं, ट्यूनिंग ही नहीं बन पाई इसकी। जो टीचर्स जो थे, किसी एक टीचर के साथ ट्यूनिंग बनती थी तो वो टीचर ही चेंज हो गया। तो ये हमारे साथ में जब इसने ड्रॉप लिया तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट ये रहा हमारे साथ में कि जो टीचर ने शुरू से पढ़ाना शुरू किया और आखिर तक सेम टीचर्स ही पढ़ाते रहे, और उन्होंने जो इतना प्रिसाइज सिलेबस दिया। बड़ी कोचिंग में ऐसा होता था कि उन्होंने बड़े बड़े मॉड्यूल्स दे दिए थे कि आप इनको सॉल्व करो, और वो बड़े बड़े मॉड्यूल्स में अगर उनके डाउट्स भी रहते थे कि अगर कुछ इसके अगर डाउट हैं तो डाउट क्लियरिंग के लिए उनके पास में फैकल्टी नहीं रहती थी। जब ये डाउट क्लियरिंग के लिए जाता था तो वहाँ पे 10-10 12-12 बच्चे ऑलरेडी लाइन में रहते थे। तो जो डाउट क्लियरिंग का जो टाइम रहता था वो टाइम कंप्लीट हो गया, तो वो जिन बच्चों के डाउट रह गए तो वो रह ही गए। तो ये एक सबसे बड़ा वो उनके पूरे सिस्टम में जो फॉल्ट ये था कि डाउट ही नहीं क्लियर होते थे बच्चे के। फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब हम जाकर के हम बताते थे कि भाई इसके डाउट्स क्लियर नहीं हुए, तो उनके पास में कोई उसका जवाब ही नहीं रहता था कि हम डाउट्स क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे। एक क्लास में 70-70 80-80 बच्चे रहते थे और उसमें इनको डाउट क्लियरिंग के लिए प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो सबसे बड़ा जो हमने यहाँ पे जो ये फील किया कि यहाँ पे आप लोगों ने जो पढ़ाई करवाई, एक तो प्रिसाइज सिलेबस, एनसीईआरटी बेस्ड फोकस आपने रखा, बच्चे को बिल्कुल इतना फोकस रखा कि उसने उसको इधर उधर जाने नहीं पड़ा, कोई मॉड्यूल नहीं पढ़ने पड़े। और उन्होंने बिल्कुल जो आपने जो सिलेबस जो भी इनको जो नोट्स जो प्रोवाइड किए, पीडीएफ नोट्स जो दिए, प्लस जो आपने जो टेस्ट जो ड्रिल जो करवाई, एनसीईआरटी ड्रिल करवाई, एनसीईआरटी केयर करवाई आपने, तो उससे इनकी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हुई कि इनको इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़ा। और इनका जो टाइम का जो यूटिलाइजेशन था वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ में ये रिजल्ट आपके सामने है, जो मैं मतलब मेरे को बोलने की उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, दूसरा बायोलॉजी के लिए मैम के वाइवास तो एक मतलब एक बून है हर बच्चे के लिए। जो बच्चा मैम के वाइवास में रेगुलर पार्टिसिपेट करेगा उसके बायोलॉजी में 340 से कम आ ही नहीं सकते। तो मतलब मेन ये है कि आप एनसीईआरटी करो और मल्टीपल टीचर की बजाय वन टीचर वन सब्जेक्ट। बड़ी कोचिंग में एनसीईआरटी फोकस बेस रखते ही नहीं। जी वो सबसे बड़ा जी, जो बड़ी कोचिंग में जो हमने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो फेस करी है वो फोकस रहते ही नहीं है एनसीईआरटी के लिए, ना बायो में, ना केमिस्ट्री में, ना फिजिक्स में। और यहाँ हमने जो सबसे बड़ा जो आपके साथ में जो एडवांटेज जो देखा हमने कि आप लोग इतना प्रिसाइसली एनसीईआरटी को फॉलो करवाते हैं, उसके बाहर जाते ही नहीं है। तो बच्चे के पास में जो टाइम रहता है वो प्रॉपर यूटिलाइज कर पाता है, अपनी एनर्जी प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाता है। और वो उसका जो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू वांट एज रिजल्ट, अगर आपके पास में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कोई काम की नहीं, कोई सी भी कोचिंग काम की नहीं है। हमारे यहाँ पे हमने जो आपके साथ में जो रहा, इसका डे 1 से लेकर के जब तक आपकी इसने लेक्चर्स लिए, टेस्ट दिए, तो सारा का सारा एनसीईआरटी फोकस्ड रहा, कहीं से इधर उधर नहीं जाना पड़ा। तो ये जो इसके पास में वैसे ही टाइम लिमिटेड रहता है, तो उस टाइम में ये एनसीईआरटी की फुल प्रैक्टिस कर पाया। और प्रॉपर रिजल्ट हमारे सामने है कि 1,40,000 से ये सीधे 2700 रैंक पे आ गए।
नहीं सर, हमारी सिर्फ गाइडेंस है और मेरा ये मानना है पेरेंट्स का फेथ है और बच्चे की मेहनत है। ठीक, बाकी आपने बता ही दिया, मल्टीपल टीचर से तो फायदा होता नहीं है। एक टीचर अगर शुरू से लेकर लास्ट तक बच्चे का साथ देता तो एक अकाउंटेबिलिटी होती है, और साथ में फिर यहाँ पे डाउट भी सेम टीचर से क्लियर हुए हैं। फिर बच्चा खुल के बोल पाता है। मेंटरशिप भी वहीं से आती है कि अगर बायो में दिक्कत आएगी तो सिर्फ डॉक्टर शिवाली मैम को बोलना है, केमिस्ट्री में दिक्कत आएगी तो सुनील जैन सर से बात करनी। तो उसमें बच्चे को एक फेथ रहता है कि यार मेरे साथ कोई आदमी खड़ा है, तो इधर उधर नहीं भागना पड़ता। तो अब नीमे, जैसे आपके जो टेस्ट होते थे वो किस लेवल के रहते थे? मतलब आपको क्या लगता है, क्या ज्यादा टफ थे? जैसे बच्चों ने, मैंने सुना कि बीवाइज वाले टफ टेस्ट बनाते, इतना टफ पेपर नहीं आता, तो आपको ऐसा कभी लगा? या फिर नीट एग्जाम में कैसा फील हुआ टेस्ट के बाद? मैं मतलब पर्सनली अगर कहूँ तो सब्जेक्ट वाइज अगर मैं उसको कंपेयर करना चाहूँ तो नीट 25 या 26 या रीनीट भी ले लूँ तो फिजिक्स जो है वो हमेशा मैं उसको सुपीरियर ही रेट करूँगा एज कम्पेयर टू डिफ़िकल्टी और लेंथ वाइज जो है वो नीट के सुपीरियर होती थी। बट आपको एक स्टेप अहेड रहना पड़ता है ना, आपको हमेशा एक या दो कदम आगे ही रहना पड़ेगा देन आपके अपोनेंट्स। तो उसके लिए बहुत नेसेसरी है कि आप फिजिक्स और बायो, तो मैम की तो जब वो जो पेपर बनाते हैं बायो का, जो एनसीईआरटी के एक एक इंट्रोडक्शन, बायोग्राफी और एक एक लाइन से जो खोद खोद के क्वेश्चन बनाते हैं और जो पैटर्न होता है वो तो पता नहीं मैम इतनी क्रिएटिविटी करती है, पता नहीं मेरे को कहाँ से आते हैं उनके इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन। वो क्वेश्चन बैंक में भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसी तरीके के डाल रखे हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, और आप तो मतलब पूरे एकदम ऐसे कंसेप्ट, मतलब कभी कभार लगता था कि एनटीए ही पूरा पेपर बना रहा है, एनटीए से आप अपने मॉक टेस्ट बनवाते हो, ऐसे पूरे मॉक टेस्ट में आप ऐसे ट्विस्ट करते थे। बिल्कुल मेरे को रीनीट 26 में लगा ही नहीं कि मैं कोई नया पेपर कर रहा हूँ, भले ही क्वेश्चन आप बोल लो कितने ही नए थे, मैं उस नएपन को ओवरकम करना सीख गया था ना आपके ऐसे इतने नए पैटर्न के, क्योंकि आपका रिपीटेटिव पैटर्न ही था। बाकी काफ़ी सारी कोचिंग्स में ऐसा कि अगर टफ दे रहे हैं तो इतना टफ देंगे बच्चे की हालत खराब हो जाए, कॉन्फिडेंस तो छोड़ो, वो टेस्ट देने का उसका मन ही ना करे, और या तो इतना इजी देंगे कि बच्चा हवा में रहे कि भाई 690 आ रहे हैं अपन ही रह जाए। ये दोनों ही मतलब यूजलेस काम है। आपका एकदम प्रॉपर स्टैंडर्डाइज काम है, आप समझते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है एक बच्चे के लिए, तो उस हिसाब से आप पेपर भी बनाते हैं और वो एकदम बेस्ट चीज़ है। अच्छा, अभी जो बच्चे हैं ना, ये जैसे जिनके अभी जो फंसे हुए हैं कि यार कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत की थी लेकिन पैनिक कर गए, मार्क्स कम रह गए, बाउंड्री लाइन पे भी होंगे, 500 वाले भी होंगे या उससे भी कम मार्क्स आ गए होंगे, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि ड्रॉपर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? अगर आप मतलब आपने मेहनत की है आपकी, या तो देखो अगर आपका नहीं हो रहा है, दैट क्लियरली स्टेट्स कि आपकी कुछ तो शॉर्टकमिंग रही होगी। शायद आपका एटीट्यूड रहा हो, आप डरते हो अंदर ही अंदर, चाहे आपके साथ कितना ही अच्छा हो रहा हो, आपको अपने अंदर फिर इन सब मामलों में कि अगर पढ़ने के बाद सब कुछ प्रॉपरली फॉलो करने के बाद भी अगर बाय चांस किसी का नहीं हो रहा है तो आपको अपने फिर एटीट्यूड, बिहेवियर वाइज जो अपन बात करते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह, आप मुझे बोलते थे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था बीच बीच में कि मेरे को खराब विजन्स आ रहे हैं रात को सोने के बाद, साउंड स्लीप नहीं आ पा रही, प्रोडक्टिविटी गिर रही है, टेस्ट में मार्क्स गिर रहे हैं। तो सबसे आपने मुझे समाधान बताया ना उसका कि सुबह उठ के सनराइज देखो, अपना रूटीन सुधारो, उससे आपकी साइकोलॉजी, आपके हार्मोनल, क्योंकि हम हैं तो सब युवक ही ना, मतलब हमारे भी हार्मोन्स एकदम पूरे चेंज होते रहते हैं। क्या पता ये आपकी गलती हुई ना, आपकी बायोलॉजी ऐसी हो जो आपको शायद सपोर्ट नहीं कर पा रही, बट आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे कि आप एक बेटर पर्सन, एक बेटर डॉक्टर बन पाओ। और एकेडमिकली मतलब क्या करना चाहिए? जैसे अभी बच्चे ना क्या करें, जैसे अभी कंफ्यूज्ड हैं, सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग में जाएं, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, और किस टाइप की कोचिंग में जाना चाहिए? अगर कोई बच्चा कोचिंग चूज कर रहा है तो किस टाइप की होनी चाहिए, क्या देखना चाहिए बच्चे को और पेरेंट्स को? सबसे प्रमुख इंडिकेशन तो जो है कि जहाँ से आपका पेपर बन रहा है, यानी कि एनसीईआरटी जो कोचिंग कर रहा है, जहाँ एनसीईआरटी आपकी गॉड बुक टाइप ट्रीट हो, जैसे अपने बीवाइस में होती है, ऐसा मैंने कहीं और देखा ही नहीं कि इतने प्रिसाइसली एनसीईआरटी को पढ़ाएं। आप एनसीईआरटी नहीं आती तो लट से मारते हो ना, यही ऐसा होना ही चाहिए। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही चीज़ करते हो, क्योंकि एनसीईआरटी की यार फिर आपको इंपॉर्टेंस समझ में आती है ना। बाकी जगह आपको पता ही नहीं कि एनसीईआरटी को कितने तवज्जो देना है, किस तरीके से पढ़ना है, आप प्रॉपर तरीके से पढ़वाते हो। खास करके शिवाली मैम जब बायो पढ़वाती हैं तो बोलती है आपको मेंटली क्वेश्चन बनाना पड़ता है। आप एक बार को आप कोई बच्चा सोचेगा
वो थर्ड ड्रॉपर होगा, सोचेगा अरे ये क्या तरीका है, बट नहीं, यही प्रॉपर वे है उसको पढ़ने का, उसी से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको ऐसे ही इकोसिस्टम में इन्वॉल्व होना चाहिए जहाँ आपको प्रॉपर तरीके से आपके जो NCERTs है उनको यूटिलाइज करना हो, और आपके एफर्ट्स जो हैं उनको अच्छे से, आपकी एनर्जीज उनको सही से चैनलाइज करना, वो ऐसे सिस्टम में आपको जाना चाहिए। फिर आप चाहे ऑनलाइन भी करो या ऑफलाइन, वो आपकी मर्जी है, बट आपको एटलीस्ट ऐसे सिस्टम में तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा एटलीस्ट। मैम आप क्या सजेस्ट करेंगे पेरेंट्स जब कोई कोचिंग है तो कि पेरेंट्स को क्या देखना चाहिए कोचिंग में? पेरेंट्स को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि थोड़ा सा उसको पास करिए। पेरेंट्स को सबसे पहले देखना चाहिए कि बच्चा जो है जिस भी टीचर के पास जा रहा है वो उसको सफिशिएंट टाइम दे पाएगा, पढ़ाई के साथ साथ उसकी मेंटरिंग हो पाएगी, उसके डाउट्स क्लियर हो पाएंगे, इंडिविजुअल अटेंशन मिल पाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। भले वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो एक सिंगल टीचर रहे, उसके 2 साल या 3 साल जितनी जर्नी है उसकी, 2 साल तो एटलीस्ट फिज़िक्स भी एक ही टीचर से पढ़े, केमिस्ट्री भी एक ही टीचर से पढ़ें और बायोलॉजी एक ही टीचर से पढ़ें और उन्हीं के गाइडेंस में आगे बढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है। सर लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो इनसाइट्स दिए, पेरेंट्स इस चीज़ में उलझे रहते हैं कि हम अब क्या करें, मतलब उनको किसी भी पेरेंट को ये प्रॉब्लम नहीं कि हम बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, बट एक आज के टाइम पे चारों तरफ देखते हैं, इधर जाएं उधर जाएं, किस कोचिंग में, सेल्फ स्टडी या ऑनलाइन, कहाँ भागे। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए अपने बच्चे के लिए पेरेंट्स को, और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सर जब हमने हमारे बच्चे को ड्रॉप दिलवाया था तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि हम कौन सी कोचिंग में भेजें। अब हम भोपाल में थे तो भोपाल में हमारे सामने जो ऑप्शन थे, आकाश में 4 साल पढ़ चुका था, एलन में जब हमने वहाँ पे, हमको सबसे बड़ा डर एलन में भेजने से ये लगा कि ये वहाँ पे भी जाएगा तो वो एक क्लास में 70 80 बच्चों का उनका बैच रहता है, तो वो बैच साइज इतने बड़े रहते हैं, तो वो हमें लगा कि ये सेम वो वहाँ पे भी एलन में जाएगा तो वो लॉस्ट हो जाएगा। फिर हमने BWise के बारे में पता किया, तो BWise में उसमें बताया कि जो बैचेस जो रहते हैं वो भी छोटे रहते हैं, प्लस पर्सनल अटेंशन देने के लिए भी उन लोग वहाँ पे जो फैकल्टी थी, दे वर रेडी टू गिव द पर्सनल अटेंशन ऑल्सो, एंड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू सिलेक्ट अ कोचिंग। क्योंकि पर्सनल अटेंशन, जितनी भी बड़ी कोचिंग है, हमने 4 साल आकाश में पढ़वा करके हमने ये देख लिया कि पर्सनल अटेंशन तो छोड़िए, वो नाम तक भी नहीं जानते एक बच्चे का कि इस बच्चे का नाम क्या है। तो हमारे साथ में यहाँ पे ये, जैसे हम ये शिवाली मैम हमको मिली, शिवाली मैम ने हमारा जो बायो वाला जो ये बच्चा जब आकाश में रहता था तो इसको बायो में जो है इंटरेस्ट उतना नहीं आ पाता था, या इसके डाउट उसके क्लियर नहीं हो पाते थे, तो उस कारण से ये डे 1 से पिछड़ता चला गया। और जब हम उनके पास में लेकर के जाते थे कि भाई इसके बायो में मार्क्स नहीं आ रहे, तो वो एक ही उनका ये क्वेश्चन रहता था कि तुमने बायो कितनी बार पढ़ी है। तो ये अगर बोल देता था कि मैंने 5 बार पढ़ी है, तो बोलते थे कि आप 7 बार पढ़िए। नेक्स्ट टाइम हम गए कि भाई इसका 7 बार पढ़ने के बाद में भी इसका बायो में इसके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो बोले 2 बार और पढ़िए। उनके पास में इसके अलावा कोई दूसरा रीज़न नहीं रहता था कि इसके बायो में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, या क्या इसको रिवीजन की स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए, या कुछ इसका पढ़ने में कहीं इसकी कमी रह जा रही है, वो उनके पास में कोई आंसर नहीं रहता। जैसे ही हमने शिवाली मैम के पास में डाला तो इसके बायो में ड्रास्टिकली इसके इम्प्रूवमेंट आया, मार्क्स में भी आया, और कंसिस्टेंटली ये जो है पूरे साल भर जितने भी टेस्ट हुए उसमें इसके बायो में 360 में से इसके 340 से कभी मार्क्स डाउन गए ही नहीं। और वहाँ पे जो है वो जब आकाश में पढ़ता था तो कभी उसके 280 मार्क्स आ रहे हैं, कभी 300 आ रहे हैं, कभी 310 आ रहे हैं, तो इसके 310 से ऊपर कभी जा ही नहीं पाते थे, चाहे ये कितने भी एफर्ट डाल लें। तो ये चीज़ हमने BWise में आने के बाद में हमने एक चीज़ ये जो रियलाइज़ करी कि इसके मार्क्स कंसिस्टेंटली बढ़ते ही चले गए, और वो चीज़ अल्टीमेटली जब परफॉर्म करने की बात आई, तो जब इसने रीनीट टेस्ट में दिया या जो 3rd में वाले जो अटेम्प्ट में, दोनों में इसके बायो में एक बार 355 आए, एक बार 350 आए इसके। तो ये चीज़ मतलब हमारे लिए तो एक बून टाइप का हो गया कि साहब
हमने छोटी कोचिंग चूज करी तो उसको प्रॉपर मेंटरशिप मिली, कोचिंग में नंबर ज्यादा है, नंबर भी ज्यादा है और कंसिस्टेंटली ज्यादा आते रहे, मतलब कभी ये गिरा नहीं वो वहां से। तो ये एक हमारे लिए मतलब हम हमेशा मतलब हम इसका जब भी हम इसका वो देखते थे कि इसके मार्क्स कभी कम गए ही नहीं बी वाइज में आने के बाद में, और रियली जब टेस्ट हुआ तो उसमें भी उतने ही आए उसके, मतलब जितना दोनों मतलब थर्ड में वाले अटेम्प्ट में 355 आए और जो रीनीट हुआ उसमें 350 है बायो में। और केमिस्ट्री में तो सर मैं आपको बता नहीं सकता कि इसने आपके गाइडेंस में जब से आया तो इसको एक तो इसका जो लोड था इतना कम हो गया कि इतना बिल्कुल ये नीट ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड फोकस आपने जो रखवाया, तो वो उससे इसने जो केमिस्ट्री का जब रीनीट वाला जो पेपर आया वो टफ आया, लेंदी आया, वो भी वो मैनेज कर गया वो। जी सर, तो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू सर। जी सर, थैंक यू सर। तो मैम आप लोग कुछ पूछना है तो मैंने तो पूछे सारे क्वेश्चन, सर या मैम आप लोग कुछ पूछना? तो मैडम मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हमारे पास भी कई पेरेंट्स का फ़ोन आता है, बच्चों का भी फ़ोन आता है, तो सबके लिए सबके दिमाग में एक बस क्वेश्चन ये रहता है कि उनको भरोसा तो है हमारे ऊपर, मतलब सर कई बार बच्चे बोलते हैं, पर उनको थोड़ा सा ये डर लगता है कि अगर बड़ी कोचिंग में नहीं डालें तो ऐसा तो नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा, कई बार ऐसा लगता है। तो आपका क्या मैसेज है पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि छोटी कोचिंग में आपको इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगा, सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ अच्छी बनवाएंगे वो, क्योंकि वो बच्चे पे ध्यान देंगे, एनसीईआरटी पे फोकस करवाएंगे। और जैसा एनटीए का जो सिस्टम है वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है, बड़ी कोचिंग में सिर्फ मॉड्यूल कराएंगे, एनसीईआरटी बच्चा भूल ही जाता है कि एनसीईआरटी बेस्ड भी पढ़ाई होनी चाहिए। बड़ी कोचिंग्स में बच्चे सिर्फ मॉड्यूल करते रह जाते हैं, एनसीईआरटी पे फोकस नहीं आता। पर यहाँ आप कराएंगे बच्चे को तो जो एनटीए चाहता है, जिस तरह का पैटर्न है उस पे ही वो प्रैक्टिस कराएंगे, और इवेंचुअली दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर चाइल्ड सिलेक्शन। थैंक यू।